माननीय राजनाथ सिंह जी, अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, यहाँ पर मौजूद भारतीय जनता पार्टी के बाकी पदाधिकारी, हमारे आए हुए सभी पूर्व सैनिक अफसर, जेसीओज और हमारे बहादुर जवान जो यहाँ पर आए हैं, हमारे समर्थन में आए इलाके के और आसपास के बाकी सभी वो लोग जो देश से प्रेम करते हैं। सबसे पहले तो मैं एक नारा लगाना चाहता हूं जो कि अटल जी ने दिया था, लेकिन जिसकी अभी भी व्यापक रूप से आवश्यकता है। जय जवान, जय जवान, और उन्होंने कहा था जय विज्ञान, जिसकी बहुत जरूरत है। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि आज के परिवेश में एक राष्ट्रवादी, राष्ट्र हितकारी विकल्प सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नजर आती है, और इसीलिए हमने निश्चय किया कि हम सब पूर्व सैनिक जिन्होंने अपना समय बॉर्डर के ऊपर इस तरीके से लगाया कि बाकी देश चैन से सो सके, वो अगर देश हित में कुछ काम करना चाहते हैं तो राष्ट्रवादी ताकतों के साथ काम करें। और यही कारण है कि हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़े हैं, ताकि हम उनके साथ मिलकर राष्ट्र निर्माण में, राष्ट्र हित में, राष्ट्र की ताकत को बढ़ाने में और एक ऐसी सरकार लाने में मदद कर सकें जो स्थायी हो, ताकतवर हो और राष्ट्र हित के फैसले ले सके। मुझे पूर्ण आशा है कि आप सबके समर्थन से, आप सबके जोश से, आप सबके त्याग से हम इस सपने को साकार कर सकेंगे। मैं अध्यक्ष जी का धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे यहां आने का निमंत्रण दिया, अपने पार्टी के अंदर आने का निमंत्रण दिया बाकी सब पूर्व सैनिकों के साथ, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम पार्टी को और सशक्त बना सकेंगे और राष्ट्र हित के अंदर आगे बढ़ सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही धन्यवाद जनरल वीके सिंह जी। अब मैं निवेदन करूंगा भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह जी से कि वो सैनिकों को संबोधित करें। रेस्पेक्टेड जनरल वीके सिंह जी, कमांडर अवस्थी जी और एयर वाइस मार्शल बारदलोई जी और हमारे अन्य दूसरे यहां पर पूर्व सैनिक अधिकारी हैं। सबसे पहले तो पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते इस केंद्रीय कार्यालय में आप सभी का अपनी तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और आज जनरल वीके सिंह जी, अवस्थी जी, चौधरी जी सहित जिन हमारे पूर्व अधिकारियों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता स्वीकार की है, मैं उन्हें भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में मान्यता देता हूं। मित्रों, आप सभी जानते हैं कोई भी संस्था अथवा कोई भी सेवा जिसके प्रति हमारे देशवासियों के मन में बेहद सम्मान है तो वह संस्था और वह सेवा सेना की है, मिलिट्री की है। सर्वाधिक सम्मान उसके प्रति है। कभी कभी ये लोग सोचते हैं कि रोजगार की तलाश में कुछ लोग मिलिट्री में जाते हैं, नेवी में जाते हैं, एयरफोर्स में जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इन सेवाओं में वही जाने की हिम्मत कर सकता है जिसके कलेजे में जान होगी, जिसके कलेजे में देश के लिए कुछ कर गुजरने की तड़पन होगी। हर व्यक्ति ये नहीं कर सकता। मैं इस बात को जानता हूं क्योंकि जब मैं भी पढ़ रहा था उस समय भी हमारी ये इच्छा थी कि मैं मिलिट्री में अफसर बनूंगा
और मैंने रिटन एग्जामिनेशन भी सेकंड लेफ्टिनेंटशिप का मैंने सार्ड सर्विस कमीशन के माध्यम से दिया भी था। लेकिन उस समय हमारी एमएससी फर्स्ट ईयर की परीक्षा नहीं हुई थी, इसलिए हमारे परिवार वालों का आग्रह था कि नहीं, आपको उसमें नहीं जाना चाहिए। इसलिए मैं दुर्भाग्यवश नहीं जा सका ये मुझे कहने में, ताकि मैं सेना में रहकर मैं भी अपनी इस देश को सेवा दे सकता। जहां तक सेना का प्रश्न है, लोग यह सोचते हैं कि जब दुनिया के दूसरे देशों के साथ कोई युद्ध होता है तो युद्ध के समय ही सेना के जवानों को, सेना के अधिकारियों को अपने पराक्रम का, अपने कौशल का परिचय देने की आवश्यकता होती है अथवा अपना जान जोखिम में डालने की आवश्यकता होती है। यह सच्चाई नहीं है। चाहे युद्ध काल हो अथवा शांति काल हो, किसी भी संस्था और किसी सेवा के लोग बराबर अपनी जान को हथेली पर लेकर चलते हैं, तो हमारे सेना के लोग लेकर चलते हैं और हमारे नेवी के लोग लेकर चलते हैं, एयरफोर्स के लोग लेकर चलते हैं। नक्सलवाद और आतंकवाद के इस संकट से इस देश को उबारने के लिए जब जब भी सरकार ने आह्वान किया है, मैं जानता हूं कि हमारे सेना के जवानों ने किस तरीके से अपनी जान जोखिम में ली है और कई शहीद हुए हैं, इस घटना की भी मुझे जानकारी है। लेकिन सचमुच इस सेवा की ओर जैसा ध्यान दिया जाना चाहिए उतना ध्यान नहीं दिया गया। इस सच्चाई को मैं स्वीकार करता हूं और राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए मुझे कभी कभी अपराध बोध होता है, गिल्टी कॉन्शियस में होता हूं कि क्यों नहीं ऐसा हुआ। यदि इस सेवा के लोगों को हम यदि बेहतर सम्मान नहीं दे पाएंगे, इस सेवा में लगे हुए लोगों का मनोबल हम ऊंचा नहीं उठा पाएंगे, तो हम देश के मान, सम्मान और स्वाभिमान की सुरक्षा कैसे कर पाएंगे। लेकिन यह नहीं हुआ। जब कभी समाचार पत्रों में अथवा इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स पर मैं घटना देखता हूं, सुखोई विमान अथवा कोई भी प्लेन के ट्रायल के समय यदि हमारा कोई सेना का अधिकारी, कोई सेना का जवान शहीद हो जाता है, तो बहनों भाइयों मुझे बेहद पीड़ा होती है। अभी हाल में ही जो सिंधु रत्ना सबमरीन के सबमर्ज करने के कारण, उसके डूब जाने के कारण जो हादसा हुआ और जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई, शर्म के साथ मेरा मस्तक झुक गया। जिस बैटरी की लाइफ समाप्त हो गई थी, वह बैटरी इसमें लगी हुई थी। क्या हो गया है इस हुकूमत को? इसका मतलब यह है कि हमारे यहां जो भी हमारी इंडियन सिक्योरिटी सिस्टम है, उसमें एक नहीं कई होल्स हैं, कई छिद्र हैं। क्या यह सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि हमारे इंडियन सिक्योरिटी सिस्टम इतना टाइट होना चाहिए, इतना वेल सिक्योर्ड होना चाहिए कि भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया की कोई ताकत है जिसमें कोई होल करने की कोशिश करे तो वह कर न सके। क्या हो गया है? सेना के मॉडर्नाइजेशन के बारे में, सेना के अपग्रेडेशन के बारे में मैं जानता हूं, हमारे जो भी सेना के अधिकारी, जनरल बीके सिंह जी, जनरल चौधरी, जनरल अवस्थी, ये सब सारे जितने हमारे अधिकारी, मिस्टर बारदोली, ये सब सारे लोग जितने बैठे हैं, इन अधिकारियों ने कई बार प्रेस में आकर नहीं कहा है, संबंधित मंत्री से, प्रधानमंत्री से बराबर अनुरोध किया है कि सेना का किस तरीके से मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, सेना का किस तरीके से अपग्रेडेशन होना चाहिए। लेकिन सचमुच जो तवज्जो दी जानी चाहिए थी, वह तवज्जो नहीं दी गई है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे भारत के सेना के जवानों के अंदर वह ताकत है, वह कुव्वत है कि पाकिस्तान के सेना के जवान सीज फायर का उल्लंघन करके हमारे देश की सीमा में घुस आए और हमारे सेना के जवानों की हत्या कर दें और उनका सिर धड़ से अलग करके वापस चले जाएं और सरकार के कानों पर जूं तक न रहेंगे। हमारी डिसिप्लिन जो फोर्स है, उसकी अनुशासन प्रियता का नाजायज लाभ नहीं उठाया जाना चाहिए। और मैं कह सकता हूं, शायद यह हुकूमत हमारे सेना के जवानों को खुली इजाजत दे दे, उनका हाथ बांधे न बल्कि उनको खुला हाथ चली छोड़ दे। दुनिया के किसी देश की हिम्मत नहीं है कि भारत की ओर हाथ उठाकर देखने की वह कोशिश कर रहा है। कभी पाकिस्तान सीज फायर का वायलेशन करता है, कभी चीन सीज फायर का वायलेशन करता है
और 23 अक्टूबर को बीजिंग में जाकर हमारे प्राइम मिनिस्टर चीन के साथ समझौता कराते हैं कि चीन की सेना यदि भारत में प्रवेश करेगी तो हमारे सेना के जवान उन्हें फोर्सफुली वहां से नहीं खदेड़ेंगे, बल्कि आरजू मिन्नत करेंगे कि आप चले जाइए, चले जाइए।